In our last class, we had done that what is constitution about. फिर उसके बाद हमने किया था कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट हैज़ बीन टेकन बाय मेनी कंट्रीज. ठीक है. फिर अब हम लोगों को स्टार्ट करना है व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. नाउ बेटा, before I started, let me tell you that when the constitution was made, at that time we were not having these kinds of states or provinces. और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे सिर्फ 300 लोगों ने बनाया था, बट दे वर द रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि दे वर चूजन थ्रू द इंटरनल इलेक्शंस. मतलब हर जगह पर इलेक्शंस हुए और जिस इंसान को सबसे ज्यादा वोट्स मिले दैट पर्सन वाज द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एंड इन दिस मैनर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाय देम. तो who was the president for constituent assembly? Constituent assembly एक group of people है, those who had made the constitution of our country. Who then were the makers of Indian constitution? अब हम सबके बारे में तो नहीं पढ़ रहे हैं, but we will be studying about the main people, और ये आपके पेपर में आता है. The drafting of the documents called the constitution was done by an assembly of elected representatives. इसमें आपके दो थे. एक था जो ड्राफ्टिंग कमिटी थी. ड्राफ्टिंग कमिटी कौन है? जिसने बनाया. और एक था जो ओवरऑल देख रहे थे, those who were overseeing. That was elections to the constituent assembly were held in 1946 जुलाई. यानी कि हमें आज़ादी कब मिली थी? 1947. That means हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है that was made, या फिर that was उसकी जो बनने की जो तैयारी थी that started even before our independence. Its first meeting was held in December 1946. Soon after the country was divided into India and Pakistan, the Constituent Assembly was also divided. मैंने आपको उस दिन बताया था कि पहले जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसमें अराउंड 300 मेंबर्स थे, बट बाद में हमारे जो है 312 में से जो मेन पाकिस्तान वाले जो लोग थे उनको हटा दिया गया. वो लोग पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें लिखा था उन्होंने, एंड दोज हु पर्टेन टू इंडिया, जो इंडिया के लोग थे उन लोगों ने मिलकर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा. The Constituent Assembly that wrote the Indian Constitution had 299 members. This will be coming as an MCQ in your paper. The Assembly adopted the Constitution on 26 January 49. मतलब बनकर it was ready. The Constitution was ready on 26 November 1949. लेकिन हमने उसको बन के वो रेडी हो गया, लेकिन हमने उसको अडॉप्ट नहीं किया. अडॉप्ट करने का मतलब क्या होता है बेटा? जो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स हैं, जो उसमें लिखे हैं, that will be followed. That will be followed. लेकिन वो हमने किस दिन अडॉप्ट किया था? इट केम इनटू इफेक्ट ऑन
26 January 1950 and this is one of the confusing question क्योंकि एक बार आता है when was it adopted, it came into adopted and second आता है when it came into effect। मतलब हमने मान लिया था कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। दैट वाज ऑन 26 नवंबर 1949 लेकिन उसको प्रैक्टिकली हमने इम्प्लीमेंट किया था 26 जनवरी 1950 और इसीलिए एवरी ईयर वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज अ रिपब्लिक डे। अब इसमें आपका एक क्वेश्चन आता है कि हमने 26 जनवरी 1930 को क्यों अडॉप्ट किया, क्यों इफेक्ट में लेकर आए, उससे पहले क्यों नहीं लाए। दिस वॉज बिकॉज, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, दिस वॉज बिकॉज जवाहरलाल नेहरू जी ने 1930 में कहा था दैट इंडिया विल गेट द फ्रीडम ऑन 26 जनवरी 1930 लेकिन हम लोगों को 1930 नहीं मिला, हमें 1930 में नहीं मिला एंड उनके उस वर्ड की रिस्पेक्ट रखने के लिए, टू कीप द रिस्पेक्ट फॉर दैट वर्ड, हमने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको 26 जनवरी को इफेक्ट में लेकर आए। नाउ ये वाला जो अब पैराग्राफ आ रहा है, दिस इज अ 5 मार्कर क्वेश्चन। मुझे नहीं पता है आप लोग इसको कैसे लर्न करने वाले हो, बट दिस इज अ 5 मार्कर क्वेश्चन क्योंकि हमने ये बनाया कब था, 1949 में और अभी हम लोग कब कौन से ईयर में रह रहे हैं, 2022 में रह रहे हैं। सोचो, the constitution which was made long back, हम उस रूल्स को अभी भी क्यों फॉलो कर रहे हैं, why? This is a 5 marker question. Why should we accept the constitution made by the assembly more than 6 decades, मतलब 60 years before? Now first is, ये एक किसी मेंबर ने नहीं बनाया था, दिस वॉज मेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट एरियाज। तो नेचुरल है कि किसी की भी जबरदस्ती नहीं थी। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ इट्स मेंबर्स अलोन, इट एक्सप्रेसेस अ ब्रॉड कंसेंसस ऑफ इट्स टाइम। कंसेंसस मतलब सबकी सहमति, कंसेंसस का मतलब होता है सबकी सहमति, मीन्स एवरीवन अग्रीड। Many countries of the world have had to rewrite the constitution afresh because the basic rules were not acceptable to all major groups or political parties. बेल्जियम में कॉन्स्टिट्यूशन को 3 बार अमेंड किया गया। In Sri Lanka it was many constitution had to be rewritten. हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि in the 1950 era only हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनको पता था कि इंडिया में कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। They had given equal share to everyone. कि बाकी कंट्रीज में क्या था, कभी विमेन को नहीं मिला, कभी अंडर प्रिविलेज को नहीं मिला, हमारे यहाँ ऐसा नहीं था। In some other countries, constitution exists as a mere piece of paper. No one actually follows it. The experience of our constitution is different. Over the last half a century, several groups have questioned some provisions of the constitution, but
No large social group or political party has ever questioned the legitimacy of the constitution. This is an unusual achievement. मतलब yes, उसमें कई प्रोविजंस ऐसे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई आपने रिजर्वेशन क्यों रखा है, बिकॉज एज अ teacher I can say reservation is very important, but as a mother I know reservation ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़े किए हैं हमारे लिए. जिन सीट्स पर हमें आसानी से मिल सकता था ड्यू टू रिजर्वेशंस वी कुड नॉट गेट. ऐसे बड़े सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन कभी भी किसी ने जो है ये नहीं बोला है कि दिस डॉक्यूमेंट इज नॉट लीगल. लेजिटिमेसी का मतलब होता है लीगल. सब लोग जो है ये जरूर बोलते हैं कि देयर शुड बी सम चेंज, बट नोबडी सेज द कॉन्स्टिट्यूशन इज बोगस. Second reason for accepting the constitution is the Constituent Assembly represented the people of India. There was no adult franchise at that time. So the Constituent Assembly could not have been chosen directly. It was the elected members mainly by the members of provincial legislatures. This ensured a fair geographical member of all the regions. मतलब ऐसा नहीं था कि ओनली नॉर्थ से किया, ऐसा नहीं था सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज ही उसमें थे. नो, देयर वर टीचर्स, देयर वर लॉयर्स, देयर वर विमेन, देयर मतलब कि पीपल वर फ्रॉम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सब लोग उसमें थे. दैट मीन्स there was equal share for everyone. The assembly was dominated by the Indian National Congress, the party that had led the India's freedom struggle. लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस को बेटा आप आज के जो कांग्रेस है उससे कभी कंपेयर मत करना. आज कांग्रेस सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है. टुडे Indian National Congress is only a political party, but in 1940s, Indian National Congress was a pressure movement. उसमें जो members होते थे, they were from different areas, from different thinkings. मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर ही आपके स्वराज पार्टी भी था, उसके अंदर ही आपका सीपीआई भी था. ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये एक बड़ी सी बिल्डिंग है जिसके अंदर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी साथ में काम करते थे, बिकॉज दे वर फाइटिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री. आज जो इंडियन नेशनल, आज जो कांग्रेस है, दैट इज ओनली अ पॉलिटिकल पावर जो कि इलेक्शंस के लिए रूल करने के लिए इट इज देयर. उस वक्त में ऐसा नहीं था. बट द कांग्रेस इटसेल्फ इंक्लूडेड अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड ओपिनियंस. द असेंबली हैड मेनी मेंबर्स हु डिड नॉट एग्री विद द कांग्रेस, जैसे बी.आर. अंबेडकर एंड महात्मा गांधी. इन दोनों का 36 का आंकड़ा होता था. येट जब बारी आई कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की तो दोनों ने अपना जो है दे बोथ वर अग्रीइंग. द असेंबली, सॉरी, इन सोशल टर्म्स आल्सो इट रिप्रेजेंटेड पीपल फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज, कास्ट, क्लास, रिलीजन, ऑक्यूपेशन, जो मैंने आपको बताया. इसमें टीचर्स भी थे, लॉयर्स भी थे, डॉक्टर्स भी थे, पॉलिटिकल पार्टीज भी थे. Even if the constitution was elected by adult franchise, its composition would not have been very different. Finally, the manner in which Constituent Assembly worked gives sanctity to the constitution. Sanctity मतलब उसको एक purity देती है. Sanctity का मतलब होता है purity. Why?
The Constituent Assembly worked in a systematic, open and consensual manner. मतलब it was not छोरी चुपे नहीं था, पार्लियामेंट के अंदर नहीं था, it was an open debate. अगर किसी को दूसरे की बात समझ नहीं भी आती थी तो भी वो अग्री करते अगर वो देश के लिए it was good. If it was for the welfare of the country तो लोग एक्सेप्ट करते. मतलब मान लो आपने कहा कि मैम आप ऐसा कर लो, राइट, मुझे नहीं पसंद आ रहा है बट फिर भी बिकॉज इट इज गुड फॉर द क्लास तो मैं करूंगी. समटाइम्स हमें दूसरे की बात अच्छी नहीं लगती बट हम फिर भी मानते हैं बिकॉज दैट इज गुड फॉर एवरीवन. तो सेम वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. फर्स्ट, some basic principles were decided and agreed upon. Then a drafting committee chaired by Dr. B.R. Ambedkar prepared a draft constitution for discussion. ड्राफ्टिंग कमेटी आपकी थी बेटा अलग अलग कमिटीज जिसके हेड थे बी आर अम्बेडकर और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. Several rounds of thorough discussion took place on the draft constitution. मतलब ड्राफ्ट का मतलब होता है रफ कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब उसको पहले एक बुक की तरह नहीं बनाया गया था, उसे हाथों से लिखा गया था एंड देन सब लोगों ने उस पर जो है विचार विमर्श किया था. एवरीबडी हैड अ टॉक, एवरीबडी हैड अ डिस्कशन क्लॉज बाय क्लॉज. क्लॉज मतलब कंडीशंस, मतलब उसमें हर एक चीज का लिखा हुआ है. अगर इंसान के साथ ऐसा होगा तो ही गेट्स दिस राइट. द गवर्नमेंट हैज टू डू दिस वर्क इन दिस मैनर. ऐसे मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वर कंसिडर्ड. अमेंडमेंट्स मतलब चेंजेस बिकॉज इट वॉज रिटन बाय सम पीपल. लेकिन बाद में डिबेट हुआ तो उसमें कुछ ऐड हुआ, कुछ डिलीट हुआ. द मेंबर्स deliberated for 114 days spread over 3 years. 46 में स्टार्ट हुआ था, 49 में खत्म हुआ था. तो they used to meet occasionally. अलग अलग जगहों पर उनकी मीटिंग होती थी एंड वहां पर वो लोग डिस्कस करते थे. इंडिया के दिल्ली के अंदर इंडिया गेट के बाहर होता था. प्रेस भी होती थी, मीडिया भी होती थी, कॉमन पीपल भी होते थे. Every document presented and every word spoken in the Constituent Assembly has been recorded and preserved. सोचो आप, मतलब उन दिनों में जो लिखा हुआ है, हर जो उस वक्त में बोला गया था, हर चीज प्रिजर्व करके रखा हुआ. These are called Constituent Assembly debates. मतलब उस वक्त जो डिबेट हुआ था उसकी भी रिकॉर्डिंग हमारे पास आज भी है. When printed, जब ये जो रिटर्न था इसको प्रिंट किया गया तो ये बना 12 बल्कि वॉल्यूम्स, 12 मोटे मोटे बुक्स. These debates provide the rationale behind every provision of the Constitution. और इन 12 बल्कि वॉल्यूम्स में हमारे डिबेट्स हैं और इससे पता लगता है कि कितने देर तक, कितने deeply everybody has debated. These are used to interpret the meaning of the Constitution. So, किस वजह से ये क्लॉज बना, किस वजह से ये क्लॉज बना? Everything is written. So that is why even though हमारा Constitution 70 years पुराना है, but still हम आज भी उस कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं बिकॉज इट हैज गॉट द कंसेंसस ऑफ एवरीवन. बिकॉज एवरी क्लॉज वॉज डिबेटेड ओपनली. द मेंबर्स वर फ्रॉम डिफरेंट एरियाज और इसीलिए हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को आज भी रिस्पेक्ट करते हैं.
If you see on in your book, you will see the pictures of many people. Rajendra Prasad, he was the president of Constituent Assembly. ये आपके पेपर का क्वेश्चन है. Jaipal Singh was a sportsman and the captain of national hockey team. Mukherjee was the vice chairman of Constituent Assembly. Durgabai Deshmukh, she is very famous. She was a women participation. इन्होंने women के लिए किया था. Then Baldev Singh, he was from the Akali Dal of Punjab. Then you have Jawaharlal Nehru, Sarojini Naidu, सोमनाथ लहरी. मतलब इतने लोग थे जिन्होंने इसमें जो है अपनी दे हैड गिवन देयर व्यूज. महात्मा गांधी जो है he did not become the member of Constituent Assembly. वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे. बट उन्होंने अपनी इच्छाएं बताई थी और उनका मानना था देयर शुड बी इक्वालिटी. देयर शुड बी इक्वालिटी फॉर सोशल ग्रुप्स, फॉर मेन एंड विमेन. और उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, मतलब जो महात्मा गांधी के प्रिंसिपल्स हैं, उनको हमने लिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में. मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हमारे पास वी हैव एक सेपरेट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. मतलब ये गवर्नमेंट तभी यूज करता है जब उसको लगता है इट हैज टू यूज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. सभी जगहों पर यूज नहीं होता. मतलब जो बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स हैं, इट इज अप्लाइड एवरीवन. आप दिल्ली में रहते हो, चेन्नई में रहते हो, पंजाब में रहते हो, राजस्थान में रहते हो, द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, द फंडामेंटल राइट्स आर एप्लीकेबल. लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये तभी गवर्नमेंट यूज करती है जब उसे एक पर्टिकुलर एरिया में फॉर द वेलफेयर यूज करना पड़ता है. And this was given by Mahatma Gandhi. In this book, we shall study the exact provisions of the Constitution on different subjects. Let us begin by understanding the philosophy. We can understand by reading the views of some of our major leaders. हमारे लीडर्स ने क्या कहा था? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, that starts with a preamble. The Constitution of India starts with a preamble. Preamble में ये नहीं लिखा है the Constitution does, उसमें लिखा है we the people. इसका मतलब क्या है? That ultimately Constitution has given all the powers to the citizens. Some of you might have noticed that a name missing from the sketches, that is Mahatma Gandhi. He was not the member of Constituent Assembly, yet there were many who followed his vision. Years ago, writing in his magazine Young India, ये आपके पेपर का 1 मार्कर क्वेश्चन है. उन्होंने 2 बुक लिखी थी, एक हिंद स्वराज, एक यंग इंडिया. इस वाले चैप्टर से आपका यंग इंडिया आएगा. और व्हाट डिड ही वांट, ये देखिए, दिस इज महात्मा गांधीज विजन. I shall strive for a constitution which will release India from all thraldom and patronage. I shall work for an India in which the poorest shall feel that it is their country, an India in which there shall be no high class, no low class, where there is perfect harmony. There would be no curse of untouchability, intoxicating drinks, drugs, and women will also have the same right. ये उन्होंने लिखा था हिंद अपने बुक यंग इंडिया में. The dream of an India that has
Eliminated inequality was shared by Dr. Ambedkar. But he had a different understanding of how inequalities could be removed. He often bitterly criticized Mahatma Gandhi and his speech. मैंने आपको बताया उन दोनों का हमेशा 36 का आंकड़ा था. In his concluding speech to the Constituent Assembly, he had said, on 26 January, we are going to enter a life of contradictions. In politics, we will have equality, and in social and economic, we will have inequality. मतलब महात्मा गांधी जी का हमेशा मानना था, सॉरी, B.R. अम्बेडकर जी का हमेशा मानना था कि पॉलिटिकली तो सबको इक्वालिटी मिलेगी. कैसे? सबको राइट्स है टू वोट, लेकिन इन द रियल सेंस रिच एंड पुअर, then there is difference between the caste. ये उनका मानना था. In politics, we will be recognizing the principle of one man, one vote and one value. In our social and economic life, we shall, by reason of our social and economic structure, continue to deny the principle of one man, one value. उनका मानना था कि ऐसा इक्वालिटी इंडिया के अंदर नहीं आएगा. And that is very true to some extent. Till date, that equality has not been attained. Finally, let us turn to Jawaharlal Nehru giving his famous speech at the stroke of midnight on 15th August. ये question, ये वाला जो है, this is again a very very important one, because what is the name of the speech that Jawaharlal Nehru had given to the Constituent Assembly? पेपर में आता है, and it is Tryst with Destiny. Tryst with Destiny. Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes that we shall. ये उनकी वो वाला speech है जो उन्होंने 15 अगस्त 1947 को he had given to the Constituent Assembly. You can see these are the paper, or these are the people who were the Bhimrao Ambedkar was the chairman of drafting committee. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हैं वही भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं. So this way, there were many people who had participated in this assembly, those who had participated in the debates, and ultimately जवाहरलाल नेहरू के जो विचार, महात्मा गांधी के जो philosophies, B.R. अम्बेडकर के philosophies, these all were followed, and हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो तैयार हुआ. Values that inspired and guided the freedom struggle and were in turn nurtured by it formed the foundation for India's democracy. These values are embedded in the preamble of the Indian Constitution. They guide all the articles of Indian Constitution. It begins with a short statement, और जो short statement है that is called as preamble. ये पेपर में आता है.
The constitution, this is called as a preamble. Taking inspiration from American model, most countries in the contemporary world have chosen to begin their मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, जैसे यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, देखो, वी द पीपल ऑफ यूएस, नीचे आप देखिए दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, एंड इसी तरीके से हमारा जो है दिस इज द वन, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि प्रियम्बल इज द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इसके अकॉर्डिंग जो सुप्रीम पावर है, मतलब सबसे हाईएस्ट पावर है, दैट इज ओनली फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। जैसे मोनार्की में द रूलर हैज मोर पावर्स, डिक्टेटर में द डिक्टेटर हैज मोर पावर्स, लेकिन इन डेमोक्रेसी विद द कॉन्स्टिट्यूशन the people living in that country has more power. This is the preamble. और ये जो लेफ्ट में येलो करके आया है, ये सब कुछ आपके पेपर में आता है. This may come as match the column. This may come as fill in the blanks, or it may come as MCQ. मतलब इसका मीनिंग क्या होता है? The preamble of the Constitution reads like a poem on democracy. It contains a philosophy on which the entire Constitution has been built. It provides a standard to examine and evaluate any law and action of government, whether it is good or bad. It is the soul of Indian Constitution. मतलब इसी कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने सब कुछ लिख दिया है. And no government, no person can misuse. Now what does it write? We, the people of India, having solemnly resolved, solemnly मतलब हमने मिलकर resolve किया है, to constitute India into, अब इंडिया कैसा है? It is a sovereign. We will be reading all the meanings after this. Socialist, secular, democratic republic. लेकिन जो सोशलिस्ट एंड सेक्युलर था ना, ये 1976 में इंदिरा गांधी जी ने ऐड किया था, मतलब उनके पीरियड में ऐड हुआ था. पहले इट वाज नॉट, इट वाज ओनली सोवरेन सोशलिस्ट, पहले सॉरी सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था. बाद में 1976 में सोशलिस्ट एंड सेक्युलर ऐड किया था. एंड टू सिक्योर टू ऑल द सिटीजन्स जस्टिस, उसमें जस्टिस है, लिबर्टी है, फ्रेटर्निटी है. And this was done on 26th day of November 1949. So this is the very first page with which our constitution starts. Right? अब हम पढ़ते हैं what are the meanings of all these words. और ये आपके, as I said, it will be coming in your match or MCQ or fill in the blanks. V मतलब it is, the constitution was drawn by the people of India. Sovereign मतलब the people have the supreme, so reign मतलब rule, यानी कि the supreme rule is only by the people of India. कोई भी external जो इंसान है, they cannot dictate. like पहले ब्रिटिश ने आके डिक्टेट किया, अब कोई डिक्टेट हमें नहीं कर सकता. सोशलिस्ट, दैट मीन्स गवर्नमेंट को ऐसे स्कीम्स लाने चाहिए, गवर्नमेंट को ऐसे प्रोग्राम्स बनाने चाहिए जिससे कि हर एक इंसान को, चाहे वो गरीब हो या अमीर, दोनों को अपॉर्चुनिटी मिले. लाइक हमारे यहाँ पर स्टार्टअप इंडिया है. स्टार्टअप इंडिया कोई भी स्टार्ट कर सकता है. Anyone who has the skill of business can venture into startup. And इस साल
हमारे स्टार्टअप में इतने सारे यूनिकॉर्न्स आए, एंड दे वर ऑल फ्रॉम कॉमन पीपल, गरीब लोग, टीचर्स। यानी कि हमारे गवर्नमेंट ने ऐसे अपॉर्चुनिटीज दिए हैं कि एवरीबडी कैन हैव अपॉर्चुनिटी, एवरीबडी हैज सम प्रिविलेज। जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या था, ओनली द फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट के जो लोग थे उनको मिलता था सारा बेनिफिट। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, जिसको समझ है वो बेनिफिट ले सकता है। गवर्नमेंट ये नहीं बोलेगी कि आप रिच हो इसीलिए आपको मिलेगा, आप पुअर हो आपको मिलेगा। एवरीवन हैज इक्वल राइट। सेक्युलर सबसे ज्यादा आता है पेपर में। सेक्युलर का मतलब होता है इक्वालिटी टू ऑल द रिलीजन। जैसे अगर आप पाकिस्तान में रहते हो तो पाकिस्तान का जो नेशनल रिलीजन है वो है इस्लाम। इफ यू आर इन यूएस, क्रिश्चियनिटी, श्रीलंका बुद्धिस्ट, नेपाल हिंदू। लेकिन हमारे यहाँ पर हम किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करते। वी गिव इम्पोर्टेंसेस टू ऑल द रिलीजन। यानी कि अगर आप हिंदू हो, यू हैव द राइट टू प्रैक्टिस योर, अपने बिलीफ को प्रैक्टिस करो। You are a Muslim, you can practice. You are a Sikh, you can practice. Democratic, a form of government where people enjoy equal political rights, elect their rulers and hold them accountable. India is a democratic country because it is the people who elect. Republic, मतलब हमारे यहाँ जो हेड ऑफ द स्टेट है यानी कि प्रेसिडेंट। स्टेट यहाँ पर स्टैंड फॉर द कंट्री। यहाँ स्टेट इज नॉट फॉर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और पंजाब। यहाँ स्टेट मतलब कंट्री। द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन, नॉट अ हेरिडिटरी पोजिशन। जैसे यूके इज नॉट अ रिपब्लिक। व्हाई? बिकॉज वहां पे जो हेड ऑफ द स्टेट है वो क्वीन एलिजाबेथ है। Justice. Citizens cannot be discriminated on the grounds of caste, religion and gender. Social inequalities have to be reduced. Government should work for their welfare, specifically for the disadvantaged. Means जब आप न्याय का दरवाजा खटखटाते हो तो whether you belong from rich or poor, you belong from this caste or everyone has equal right. लिबर्टी, ये आप सब जो हो यू विल बी रीडिंग इन योर लास्ट चैप्टर डेमोक्रेटिक राइट्स। लिबर्टी का मतलब होता है फर्स्ट, आप कहीं पर भी रह सकते हो। लाइक इन मेनी कंट्रीज देयर आर सम रूल्स। यूएई वगैरह में जाते हो तो देयर आर सर्टेन रूल्स। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। हम जैसा काम करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट दैट शुड बी लीगल। It should not hurt others. And if you feel आपको गवर्नमेंट के बारे में कुछ बोलना है, किसी भी इश्यू के बारे में कुछ बोलना है, you can have the freedom of speech. But freedom of speech does not mean आप hatred फैलाओगे, आप दूसरे को बुरा बोलोगे, वो freedom of speech नहीं होता। आप अपनी बात कहो, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती, मुझे ये बात समझ नहीं आती, बट यू शुड नॉट से दैट पर्सन इज ऐसा, वो बच्चा वो ऐसा, वो बुरा, मतलब कि वो रिलीजन ऐसा, वो कास्ट ऐसा। यू शुड नॉट स्प्रेड एनी काइंड ऑफ कम्युनल डिसहार्मनी। आप अपनी बात को व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू बताओ। इक्वालिटी, everyone is equal before law, whether you are the topmost leader or you are the bottom-most. अगर लॉ के सामने आप हो तो सबको एक ही सजा मिलती है। इट इज नॉट दैट राजा हो इसीलिए आपको सजा कम मिलेगी, आप कॉमन मैन हो आपको ज्यादा सजा मिलेगी, ऐसा नहीं है।
ऐसा हमारे यहाँ पर देयर हैव बीन मेनी इंसिडेंट्स, मेनी पॉलिटिकल लीडर्स जिनको सजा मिली है बिकॉज दे हैड डन रॉन्ग. Fraternity, all of us should behave as we are members of the same family. यानी कि भाईचारा, ब्रदरहुड. दैट मीन्स हम में से कोई भी एक दूसरे को नीचा नहीं समझ सकते. So these are the values that our constitution gives. Now what is the institutional design? मतलब इसको हमने कैसे लागू किया था. हमारा नेक्स्ट चैप्टर उसी के ऊपर है. हमारे यहाँ पर वी आर हैविंग पीपल जो लॉ बनाते हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिए अलग से प्रोविजंस हैं, लेजिस्लेटिव्स, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स, हमारे चीफ मिनिस्टर्स, हमारे एमपीज. देन देयर आर एग्जीक्यूटिव्स, यानी कि जो उनको लागू करते हैं. द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स, हमारे एमपीज, हमारे मिनिस्टर्स, एंड द परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स, हमारे डेप्यूटी कमिश्नर्स, हमारे डायरेक्टर्स, डायरेक्टरेट्स, हमारे गवर्नर्स, देन हमारे आईएएस ऑफिसर्स, एंड देन वी ऑल्सो हैव जुडिशरी. अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो देन द कॉन्स्टिट्यूशंस, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर कोई गलत चीज हुई है तो द कॉमन मैन कैन यूज PIL and can ask the government. A constitution is not merely a statement of values and philosophy. It is about embedding these values into institutional arrangements. It is about the arrangements. It is very long and detailed. It needs to be amended quite regularly, क्योंकि उस वक्त सालों पहले हमने बहुत सारी चीजें थी, अब नहीं है. उस वक्त बहुत सारी चीजें नहीं थी, अब है. Those who crafted the constitution felt that it has to be in accordance with people's aspiration and changes. They did not see it as a sacred, static and unalterable. ये पेपर में आपका आता है. Indian constitution is both flexible and rigid. रिजिड का मतलब है आप कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते हो. यू कैन नॉट चेंज कि चलो आज हमारा मन कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करें, चलो बाय, नहीं. सम ऑफ द प्रोविजंस हैव टू बी टेकन परमिशन फ्रॉम ऑल द मिनिस्टर्स, ऑल द एमपीज, जितने एमएलएज हैं, यानी कि हमारे स्टेट में जितने लोग हैं सबके चाहिए होता. एंड सम ऑफ द प्रोविजंस कैन बी इजीली चेंज्ड. That is why Indian Constitution is both rigid and flexible. मतलब जहां हमारा चेंज हो सकता है वहां चेंज होता है, बट जहां उनको लगता है दिस विल इफेक्ट द पीपल, वहां नहीं होता. The Constitution describes the institutional arrangements in a very legal language. आपके लिए, हमारे लिए it is very difficult. Yet the basic institutional design is not very difficult to understand. मतलब हमारे यहाँ पर है, it has laid down a procedure for choosing person to govern the country. मैंने जो बोला legislatives, and then there are people who will implement them, executives, and if there is any problem then judiciary. And it puts limits to what government can do by providing some rights to the citizen. हमारे democratic rights, जो हमारे बाकी chapters हैं वो इन्हीं के बारे में है. We shall look at some key constitutional provisions in each chapter and understand. So this is how the constitution was made
The constitution is still in use. Yes, we have changed some of the provisions. ऐसे आपको बहुत सारे मिलेंगे जो changes हुए हैं time to time. There have been many changes. If you, आप में से जो बच्चे 11th या 12th में political science पढ़ेंगे, they will understand there were many constitutions. जैसे कि हमारे यहाँ पर पहले क्या था, बहुत पहले 45 में, 46 में, 47 में, 48 में हमारे पास होता था एक यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि द गवर्नमेंट विच रूल्ड द एंटायर कंट्री, एंड दूसरा होता था स्टेट गवर्नमेंट्स. और उन दिनों में हमारे स्टेट्स भी कम थे, 14 स्टेट्स थे. अब हमारे पास 28 स्टेट्स हैं. एट दैट टाइम देयर वर 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज. तो देयर वर, मतलब कि वो उस वक्त में हमारे स्टेट्स थे, राइट. एंड स्टेट्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटायर स्टेट. मतलब स्टेट में चाहे कोई विलेज में रहता हो, स्टेट में चाहे कोई शहर में रहता हो, इट वॉज द स्टेट गवर्नमेंट विच वॉज रिस्पॉन्सिबल. लेकिन बाद में इन 1992 the 73rd and 74th amendment, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आया 73rd and 74th amendment, और उसके अकॉर्डिंग थर्ड टायर यानी कि लोकल गवर्नमेंट को डाला गया. और ये लोकल गवर्नमेंट क्या करता है? द लोकल गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द लोकल पीपल. एंड हम इसको गांव में पंचायत एंड शहर में इसको हम जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं. तो ये जो है, दिस वाज नॉट देयर व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, बट नाउ इट इज देयर. यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट्स थे दैट वर मेड लेटर ऑन. बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए थे, बट द अमेंडमेंट्स आर नॉट मेड कि चलो आज हमारा मन कर रहा है एक अमेंडमेंट करते, तो ऐसा नहीं होता है. जैसे तेलंगाना हमारा 29th स्टेट था, सो तेलंगाना वाज नॉट मेड इन अ डे. सबसे पहले आंध्र प्रदेश के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ के मेंबर्स, फिर यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा. सो टू मेक सच चेंजेस many debates are done. That is why हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम फ्लेक्सिबल भी कहते हैं, and we also call it as rigid. So this is what we call as constitutional design. In the entire chapter we have read what is constitution, why people need constitution, साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे कब फॉर्म हुआ था, हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर, who was the president, chairman of the constituent assembly, then who was the president for the ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन कौन थे, देन हाउ मेनी पीपल वर इन्वॉल्व, कितने साल जो है दिस कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिबेटेड. फाइनली इट वाज अडॉप्टेड ऑन 26 November 1949, बट टू कीप द वर्ड्स ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू it was adopted on 26 January 1950. So this was what we call as constitutional design.